ओके, गुड आफ्टरनून। तो आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई? हाँ जी, बता रहे वही वाली। हाँ जी, मुझे बताओ जल्दी से। एम आई वाले, मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सॉलिडिटी फैक्ट्री। ठीक है, तो देखो, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो मॉडुलस वगैरह डिस्कस हो गया था। एक बार मुझे बताओ जल्दी से। मॉडुलस डिस्कस हो गया था, पूरा सारे केसेस में डिस्कस कर दिए थे। मॉडुलस में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? ताकि बताओ जल्दी से। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मॉडुलस मेरे को समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगले फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। सर थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो, मतलब, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया ही, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो, मतलब जैसे किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं? जैसे चलो एक दो क्वेश्चन और देख, जैसे मान लिया कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेट अगर होगा, जैसे ऐसे हो गया, x-5 और प्लस x² -2x। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये सब मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ये तुम लोग सॉल्व करना, अपने आप करने की कोशिश कर। अभी इसमें क्या किया मैंने कि लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिया था, अभी क्वाड्रेटिक भी मिक्स कर दिया इसमें, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बाकी मोर और लेस बाकी चीजें सेम ही रहेगी। बाकी क्वेश्चन भी अब तुम लोग अपने आप देखते रहना, कोई भी बुक वगैरह आपको मिला होगा तो उसमें आप लोग कोई बुकलेट उठा के देखो। तो सारे बहुत सारे हमारे पास बुक्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं, वहां से देख सकते हो। तो मोर और लेस इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा एक सिलेबस में इस वीक तक मुझे खत्म भी करना चाहिए। तो मतलब हमारा मॉडल्स वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है ना। मॉडल्स मतलब मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इतना तुम करके चले जाओ, सफिशिएंट है। ठीक है, अब रही बात कि हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमारा था मॉडुलस, इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करना सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होता है y बराबर f(x) इजिकल टू a की पावर x। और a जो होना चाहिए उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस। ये जो नीचे नंबर जो लिखा है दैट इज कॉल्ड बेस, और x जो है वो पावर में जाएगा। ठीक है, तो a होता है हमारा बेस। तो बेस कैसा होना चाहिए? a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव होना चाहिए और एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए। आपके बच्चा बोलेगा सर 1 क्यों नहीं होना चाहिए? 1 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर किसी बच्चे ने y बराबर 1 की पावर x की
अब x तुम कुछ भी ले लो, ये तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और y बराबर 1, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, इसीलिए हमने क्या बोला कि r पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना है। r पॉजिटिव है तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, और ना ही वो 0 के बराबर होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर किसी ने ऐसे लिखा y बराबर, मैंने पूछा कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है क्या, तो ये बोलेंगे नहीं, अनडिफाइंड है। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। हाँ देखो, अगर किसी ने मेरे से पूछा कि y बराबर -1/2 की पावर x, ये डिफाइंड है क्या, तो फंक्शन ये अनडिफाइंड क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि बेस यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि y बराबर 0 की पावर x, तो ये भी अनडिफाइंड फंक्शन, बेस 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होता है। अब तुम देखो कि यहाँ पर जो हमारा बेस है ना, बेस मतलब मैं ए की बात करूँ, ए दैट इज कॉल्ड बेस, तो उसमें दो चीजें थी, एक तो 0 हुआ, एक 1 हुआ। तो 0 भी इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 पे क्या लगा दिया हमने, ओपन लगा दिया, ऐसे 0 इंक्लूड नहीं करना है, और हमारा 1 भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब मैं 0 से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था तो दो इंटरवल में ब्रेक हुआ, एक तो हमारा 0 से 1 वाला इंटरवल हुआ, एक तो ये इंटरवल आया 0 से 1 वाला, और दूसरा इंटरवल जो बन गया वो हमारा हो गया 1 से आगे आ गया। ये दो इंटरवल हमारे पास आ गए। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो डिफाइन होगा वो भी दो तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, पहला होगा हमारा केस 1, अगर मेरा बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, अगर मेरा बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, समझ पा रहे क्या। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो ऐसे डिफाइन होगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर, अब कुछ भी ले लो, जैसे 1/2 का पावर एक्स ले लिया, ठीक है, 1/3 की पावर एक्स ले लिया, 1/4 की पावर एक्स ले लिया, एंड सो ऑन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके बारे में पता है आप लोगों को कि क्या होता है, व्हाट इज दिस, ई के बारे में किसी को पता है क्या, व्हाट इज ई, आइए बताओ भाई। हाँ सर। देखो ई जो होता है, आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा ना, ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है क्या, यस सर। पक्का पढ़ा तो होगा, 100% पढ़ा होगा, नहीं पढ़ने का तो सर सवाल ही मैथ पैदा में नहीं। है। अच्छा मैथ में नहीं पढ़ा है, ओके। देखो हाँ, ई जो होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, नेपियर एक मैथमेटिशियन था, उसने ये कांस्टेंट दिया था, नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और ई जो है उसका वैल्यू होता है 2.71 और चलता रहता है, अभी खत्म नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ऑफ कोर्स ये कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। जैसे पाई होता है ना, पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14, चलता रहता है, खत्म नहीं होगा कभी। तो पाई भी किस तरह का नंबर हुआ, इरेशनल नंबर, उसी के लाइन पर ये भी एक नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड 2.71 और वो इरेशनल, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर 1/e की पावर x लिख दिया, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें तुम देख रहे हो कि बेस जो है हमारा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि e का वैल्यू 2.71 है, तो 1 को अगर 2.71 से डिवाइड करोगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही आके गिरेगा, इसका मतलब ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक है। तो मतलब आपके माइंड में ये चीज नहीं आना चाहिए कि e की पावर x को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो फिजिक्स पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो e की पावर x होता है, ऐसा नहीं है। आपने देखा यहाँ पर 1/2 की पावर x, दैट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1/3 की पावर x वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1/4 एंड सो 1/e की पावर x वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है।
ओके, बहुत बढ़िया। अब इसमें करना क्या है तुम लोगों को कि एक तो से ग्राफ याद कर लो। ग्राफ में याद करना है, बाई डिफॉल्ट याद करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर तुमको कैलकुलस में एक्सेल करना है, ठीक है, तो कैलकुलस में ग्राफ हम अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमारा बेस 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा बनता है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0,1। समझ में आ रहे थे? Yes, sir. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम ऐसे करके देखो, y बराबर 1/2 की पावर x मिले, तो अगर मैंने x को 0 कर दिया तो 1/2 की पावर 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि y को कहाँ पे कट करेगा? 0,1 पे कट करेगा y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसीलिए ऐसा। ठीक है, दूसरा, किसी भी ग्राफ में हमें, ग्राफ पढ़ने के बाद हमें उसका डोमेन पता होना चाहिए, डोमेन क्या होता है, और उसका रेंज पता होना चाहिए, रेंज क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखोगे तो तुम्हारा काम आसान है। ठीक है, अब पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डोमेन और रेंज बेसिकली होता क्या है। अभी सिर्फ ग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर, एक और चीज है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन है, मतलब अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग। मैं ऐसे एरो मार्क बनाऊंगा तो समझ जाना कि डिक्रीजिंग का साइन, और ऊपर की तरफ बनाऊंगा तो समझ जाना कि इंक्रीजिंग। अच्छा, ग्राफ से देख करके कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है? उसके लिए प्रोसीजर होता है कि अगर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करें, हमेशा पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करूंगा तो मुझे ग्राफ पे ऐसे चलना पड़ेगा, ग्राफ पे ऐसे चलूंगा। तो पॉजिटिव एक्स में मूव करने पर, अगर ग्राफ पे चलने पर y का वैल्यू लगातार घट रहा है, क्या बोला मैंने? अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में बढ़ने पर ग्राफ में y का वैल्यू लगातार घट रहा है तो समझ जाना कि हमारा फंक्शन किस तरह का फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आएगा? ये फैक्ट होगा। मतलब ग्राफ से देख करके हमें पता लगाना है, मतलब मुझे ग्राफ दे दिया और पूछा कि भाई ये फंक्शन बताओ कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। उसका सिंपल सा तरीका है कि हमें पॉजिटिव एक्स में बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में बढ़ने पर तुमको बस वाई पे फोकस करना है। अगर वाई का वैल्यू लगातार घटता जा रहा है तो समझ जाओ कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अभी मैं ग्राफ की ही बात करता हूँ, तो ग्राफ से हम डोमेन और रेंज कैसे देखेंगे? तो ग्राफ ही करेंगे, ये भी देखें। डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और रेंज का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है उसको जरा समझते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये लाइन हमारा L1 है और ये लाइन मेरा L2 है। ठीक है, मुझे L2 का प्रोजेक्शन चाहिए L1 को, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, मान लो ये पॉइंट आ गया, ये P पॉइंट आ गया, मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ए और बी पे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ए बी जो आया, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ L2 और L2। ठीक है, तो बस इतना सा पॉइंट याद करो। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो हमारा ग्राफ था, अब मैं ग्राफ को देख करके डिसाइड करूंगा डोमेन रेंज। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभी हमने ग्राफ बनाया था ये, अब तुम लोग मुझे आंसर बताओ। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, मेरा ग्राफ बना था एक्स, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा 0,1। अब ग्राफ को देख करके मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से।
क्या सिखाया, प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो ये ग्राफ जो है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। माइनस वाई में कहा, हाँ ये ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ, उसका जो प्रोजेक्शन अगर एक्स पे लोगे, एक्स पे ध्यान से देखो, मान लो ये बहुत दूर है, इसका प्रोजेक्शन अगर लोगे एक्स पे तो वो कहाँ कहाँ पे आके गिरेगा, माइनस इंफिनिटी पे आके गिरेगा। यस, और उसी तरह से अगर ये ग्राफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन एक्स पे कहाँ पे आके गिरेगा, तो वो गिरेगा प्लस इंफिनिटी पे गिरेगा। यानी कि इसने, हाँ इसने पूरा एक्स कवर करके दे दिया। यानी कि जो हमारा डोमेन होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होना चाहिए। इसका मतलब कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल। एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तुमको अगर ये चीज समझ में आया है तो तुम मुझे ये बताओ कि इसका रेंज क्या होना चाहिए। रेंज को देख के बताओ, चलो यही में बताओ, रेंज में हम कहाँ देखेंगे, प्रोजेक्शन कहाँ पे देखेंगे, वाई पे देखेंगे। तो ग्राफ तुम्हारे सामने खींचा हुआ है, सोच समझ के आंसर, तो रेंज क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके बहुत बढ़िया, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा 0 से इंफिनिटी क्यों हुआ, तुम ऐसे सोचो कि देखो ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये कभी इसको टच करेगा, मतलब ये इनके बीच का डिस्टेंस कम होता रहेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। अगर टच कर जाता तो फिर तो हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तब तो हम 0 को इंक्लूड कर लेते। लेकिन अगर ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि 0, मतलब इसका प्रोजेक्शन अगर मैं निकालूंगा वाई एक्सिस पे तो वो यहाँ पे आके गिरेगा, लेकिन ये 0 वाला पॉइंट कभी टच करेगा नहीं, तो आइडियली ये वाला पॉइंट मुझे कभी मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया। और पूरा ये ग्राफ जो है, ये ऊपर वाला ग्राफ जो है कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी पे जाएगा। तो इसने वाई में कितना कवर करके दिया, तो वाई में कवर करके दिया 0 से लेकर के इंफिनिटी। दैट्स व्हाई रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ये सब चीज मैं ग्राफ से देखना सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि ग्राफ से अगर देखना आ गया तो बहुत कुछ हमारा काम आसान हो जाएगा कैलकुलस में मेरे हिसाब से, ठीक है। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, डोमेन दे निकालने में दिक्कत हो जाती है। जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर होगा तो वहां पर ये ग्राफ वगैरह खूब धरने से यूज करते हैं। तो कोई 20-25 फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, जिसका ग्राफ हमें बाई डिफॉल्ट याद होना चाहिए, उसका डोमेन याद होना चाहिए, रेंज याद होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैंने और दी है कि फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, देखिए इसका यूज करेंगे अभी आगे चलकर, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया पहला केस। अब दूसरे केस पे आ जाए, केस नंबर 2। जो हमारा केस नंबर 2 है उसमें हम क्या करेंगे, बेस को हम 1 से ग्रेटर दे देंगे, ठीक है। अगर हमारा बेस 1 से ग्रेटर हो गया तो जो हमारा फंक्शन होगा वो हो जाएगा y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स, सही। फिर अपने आप ही नंबर रखते चले जाओ, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, e की पावर एक्स, ये भी चलेगा, यही तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। स्पेसिफिकली वहां पे जो यूज होता है वो 3 की पावर एक्स यूज होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर 5 की पावर एक्स कहाँ पे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सब चलेगा ये सब, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस तुमको दिख रहा है यहाँ पे 1 से ग्रेटर, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ग्राफ याद करना है आप लोग को, बाई डिफॉल्ट याद करना, ठीक है। ऐसा, उसमें क्या था कि यहाँ से ऐसे आ रहा था डिक्रीजिंग, यहाँ पे ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों इंक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव एक्स में बढ़ूंगा तो ग्राफ कैसे चलना पड़ेगा, वाई का वैल्यू लगातार क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये पॉइंट हो गया 0,1, ठीक है। और फंक्शन तो वही है, फंक्शन अगर वही है तो फिर डोमेन तो वही होगा, डोमेन वही होगा, ऑल रियल नंबर और रेंज है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, फंक्शन तो सेम ही है ना, बस बेस ही तो चेंज किया है, फंक्शन तो वही है, एक्सपोनेंशियल तो वो भी है, ये भी है, ठीक है। तो बस ये हमें याद होना चाहिए। तो दोनों केस में याद रखना है कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का केस, अगर हमारा बेस अगर 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, अपने आप ये देख सकते हो यहाँ से। और अगर हमारा बेस अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा अपने आप। ये मैंने क्यों बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्राइटेरिया क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा,
लेट्स से मैंने पूछा कि 1/3 की पावर x, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 1/27। मान लो मुझे इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो कोई बच्चा आंसर बता सकता है क्या इसमें? यस सर। हाँ, क्या होगा आंसर बताओ भाई। अभी बोले क्या होना चाहिए आंसर? X is less than equal to 3. हाँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि x लेस देन और इक्वल टू 3, ये मेरे को एक बेहतर आंसर, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई करना है। अब मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, ठीक है, तुमने सोचा और तुम्हें आंसर पता नहीं। तुमने क्या सोचा होगा? तुमने ये सोचा होगा कि 1/3 की पावर x लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। तो बेस से मैं तो बेस हटा दिया यहाँ से, 1/3 हटा दिया, और हमारा आंसर क्या हो गया? x लेस देन, ठीक है। ये तुमने सोचा होगा, ये तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग है। बट यहाँ पर बहुत कुछ प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है? देखो, अभी तुमको क्या बताया था कुछ देर पहले कि अगर हमारा बेस अगर 0 से 1 के बीच में, तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं उस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा इस बात को समझो कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होने से क्या दिक्कत क्या होती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिया, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन लिया, एक्सपोनेंशियल नहीं है, दुनिया का कोई फंक्शन, और y बराबर f ऑफ x है, और ये मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तुमको दिख रहा है यहाँ से ग्राफ से। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या लिया? x1 पॉइंट लिया, ध्यान से समझें। यहाँ पर x1 लिया और यहाँ पर मैंने x2, ठीक है। तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा y पे, वो हो जाएगा f ऑफ x1। वो कहाँ से आएगा? मैंने कोई नहीं, इसी x की जगह x1 डाल दिया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आया वो f ऑफ x2 है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या हो रहा है? देखोगे कि x1 x2 से छोटा है ना, x1 जो है वो x2 से छोटा है। दिस इंप्लाई f ऑफ x1 भी छोटा ही होगा f ऑफ x2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मतलब यहां से हम यहां तक है, यहां से हम यहां पे है। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और f ऑफ अल्फा ग्रेटर देन f ऑफ बीटा लिखा है, मान लीजिए, तो जब मैं दोनों साइड से फंक्शन हटाऊंगा तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहां से यहां आना भी अलाउड है और यहां से यहां जाना भी अलाउड है, दोनों बातें सही, टू वे प्रोसेस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो ट्विस्ट कहाँ पे आता है, ट्विस्ट यहाँ पे, सेकंड वाला केस। मान लिया कि मेरा फंक्शन जो है y x, अब मान लिया कि मेरा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन, नाउ दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बार क्या हुआ कि ये हमारा x1 है और ये हमारा x2, ठीक है। अब क्या हुआ कि x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हो रहा है वो आ गया मेरा f ऑफ x1, और जो हमारा x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आ जाएगा f ऑफ x2, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पर x1 जो है वो x2 से छोटा है ना, x1 छोटा है, लेकिन फंक्शन के केस में क्या हुआ? दिस इंप्लाई, फंक्शन के केस में क्या हुआ? ये साइन पलट गया, उल्टा हो। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये भी ट्रू है। और अगर मान लो कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, वही सेम कहा है, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है f ऑफ अल्फा लेस देन f ऑफ बीटा, मान लो ऐसे लिखा, तो मैंने क्या कि दोनों साइड से f हटाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये साइन पलट गया। तो अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो बहुत बड़े गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब देखो, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, देखने में बहुत आसान क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स। 1/3 लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3, ठीक है। 1/27 था, उसको ऐसे लिखिए। अब तो ध्यान से देखो कि 1/3 है यहाँ पे, तो 1/3 जो है वो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तो डिक्रीजिंग क्या इंक्रीजिंग? पीछे पढ़ के आए हम लोग, जो हमारा फंक्शन था, डिक्रीजिंग। हाँ, डिक्रीजिंग जब है
तो डिक्रीजिंग होने की वजह से क्या हुआ कि मैंने दोनों साइड से जब अगर मैं यहाँ पे ये हटाऊंगा 1/3 अगर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, यहाँ पे ये जो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज हो पलट जाएगा। जाएगा। यस, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 3 से इंफिनिटी होगा, ना कि -इंफिनिटी से। समझ कुछ आ रहा है क्या? तो हमें इसीलिए मैंने वहां पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि ये हमें समझ में आना होता है। और अगर हमें ये चीज क्लियर नहीं है तो हम गलती करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इवन इफ अगर क्वेश्चन इजी भी है तो भी देखना है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब तुम खुद से देखो, वैसे भी सोच लो यहाँ पे। जैसे मान लो अगर अगर मान लो कि अगर तुमको इतना भी नहीं पता है तो सिंपल क्वेश्चन था, तुम बायोलॉजिकली भी सोच सकते थे। जैसे मान लो कि मैंने 1/3, अगर मान लो मैं आंसर ये बता दूं, किसी बच्चे ने मेरे को आंसर ये बता दिया -इंफिनिटी से 3, तो सोच करके देखो कि -इंफिनिटी से 3 के बीच में 2 आएगा। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 चढ़ा दिया। तो क्या 1/9 जो है वो 1/27 से छोटा है? आंसर मिलेगा लो। नो सर। तो फॉल्स हो गया। नो सर। इसका मतलब कि ये आंसर पक्का गलत है। अब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने 3 से इंफिनिटी में कोई नंबर लिया, जैसे मान लो 4 लिया, तो 4 सोचा तो 1/3 की पावर 4 हो जाएगा 1/80। अब ऑफ कोर्स 1/81 जो होगा वो 1/27 से छोटा होगा। फिट बैठ गए। इसका मतलब कि ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे समझ नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 केस बनेंगे। एक केस हमारा बनेगा जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करे, तो उस केस में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और दूसरा केस हमारा बनेगा जब हमारा फंक्शन का बेस जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाए, उस केस में हमारा फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन डिक्रीजिंग में टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे अलर्ट होकर काम कर, ठीक है। और यही सेम कहानी जाएगा किसके लिए, लॉग के लिए। उसको भी कवर कर देते ऑन द सिमिलर लाइन, ठीक है। तो अगला फंक्शन है मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग को डील करेंगे थोड़ा अच्छे से, लेकिन लॉग थोड़ा मुश्किल है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिफाइन हम ऐसे करते हैं इसको, y बराबर f(x) इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे a होता है, इसको बेस बोलते हैं और इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। डिफाइन हम ऐसे करते हैं, लिखने का तरीका ऐसे होता है। बाकी ये नंबर को क्या बोलते हैं, बेस। दिस नंबर इज बेस एंड दिस नंबर इज आर्गुमेंट, ठीक है। ये 2 चीजें लॉग, लॉग अकेला नहीं आएगा, लॉग में 2 चीजें, ठीक है। बेस होगा और एक तुम्हारा हो जाएगा आर्गुमेंट, ठीक है। बहुत, अब उसके बाद हाँ, अब रही बात कि लॉग डिफाइन कैसे होता है, तो फंक्शन तो ऐसे लिखने का तरीका ऐसे होता है। अब डिफाइन ये तभी हो पाएगा, इट इज डिफाइंड पहला कंडीशन, बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव पहले डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब तीसरा केस है हमारा, आर्गुमेंट भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, और इन तीनों में से कंडीशन क्या है कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया, घर चले गए, ऐसा नहीं। तीनों में से कोई भी एक केस फेल कर गया, तीनों में से कोई भी एक केस फेल कर गया, हमारे फंक्शन डिफाइन नहीं, तो इसका डोमेन आएगा ही। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए तीनों का तीनों केस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जब भी हम लॉग वाले फंक्शन का डोमेन अगर निकालेंगे तो उसके पीछे सबसे पहले क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व किया, इस इनइक्वालिटी को, उससे सॉल्यूशन ढूंढोगे। फिर इस वाले को सॉल्व किया तो उससे सॉल्यूशन 2 आ गया, इस वाले को सॉल्व किया तो सॉल्यूशन 3 आ गया, और तीनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, एंड चलता हुआ आ रहा है। तो लास्ट में फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, याद आ रहा है,
हाँ जी बोलो भाई, कुछ याद आया? यूनियन Yes, करेंगे sir. फिर आंसर को सर। वाला अगर है तो यूनियन करेंगे, हिंदी वाला। तो यानी कि ये बात अपने दिमाग में अच्छे से गांठ बांध, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग तभी डिफाइन हो पाएगा, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग में बेस जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तीसरा आर्गुमेंट जो होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तभी जाकर के फाइनल आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि अगर मैं ए की बात करूं, मतलब बेस, बेस की अगर बात करूं, बेस, बेस मतलब ए, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से? एक तो जीरो पे ये ओपन ओपन लगेगा, जीरो पे ओपन लगेगा, फिर वन भी वन के बराबर भी नहीं होना चाहिए तो वन भी नहीं आएगा, फिर से वही सेम, जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि दो इंटरवल बन जाएंगे, एक इंटरवल तुम्हारा ये वाला बनेगा, 0 से 1 वाला बनेगा, और दूसरा इंटरवल बनेगा 1 से आगे, 1 से इनफिनिटी बनेगा। तो यहाँ पर भी लॉगरिथमिक फंक्शन में भी दो केस बनेंगे। चलो जी एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझो चीजों, ठीक है। यहाँ पे हमारा केस 1, अगर हमारा केस 1, अगर हमारा बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो उस केस में जो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा वो ऐसे डिफाइन होगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग का बेस ले लिया 1/2 ले लिया 1/2x, ठीक है। लॉग का बेस ले लिया 1/3x है, लॉग का बेस ले लिया 1/ex, सब का सब चला एंड सो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा, तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। ग्राफ याद कर, ग्राफ कहाँ से आया वो सब तुम भूल जाओ, तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का तो बस ये है ग्राफ कैसा होता है, और वही हमारे काम का चीज है कि जब मैं फंक्शन का डोमेन और रेंज बताऊंगा तो फिर वहां पर इस सब चीज का यूज होगा, ठीक है, ग्राफ का यूज होगा। तो फाइनली देखो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1,0, ठीक है। और तुम लोग मुझे देख के बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, सोच समझ के आंसर करो। Decreasing. सर इंक्रीजिंग। नहीं नहीं, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्यों हुआ देखो, उसके पीछे कारण है। अभी पीछे तुमको क्या बताया कि पॉजिटिव एक्स में बढ़ रहा है ऐसा, तो अगर मैं पॉजिटिव एक्स में बढ़ रहा हूं तो तुम ध्यान से देखो, वाई पे फोकस करो, ग्राफ पे ऐसे चलोगे, क्या मेरा वाई का वैल्यू लगातार घट रहा है क्या? अगर पॉजिटिव एक्स, हाँ, अगर पॉजिटिव एक्स में बढ़ने पर वाई का वैल्यू लगातार घट रहा है, लगातार ही घट रहा है, तो समझ जाओ कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 100%। तो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अब अगला आंसर आप लोग को करना है, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा ये बताना है, ठीक है। मैं बताऊँ डोमेन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Domain डेफिनेशन याद है ना, positive number. डेफिनेशन क्या आप सिखाया था? to ठीक है, infinity. बहुत बढ़िया। हाँ, 0 से इनफिनिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये दिख रहा होगा सभी बच्चों को, देखो Yes, sir. अभी तुमको लॉजिकली क्या सिखाया है कि जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आके गिरेगा, 0 पे गिरेगा, बट ये लाइन कभी टच नहीं होगा, तो वाई एक्सिस कभी इसको टच करेगा नहीं, से 0 को इंक्लूड नहीं किया आंसर में, तो 0 से इन्फिनिटी पूरा कवर कर दिया इसने प्रोजेक्शन में, तो इसलिए डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी हो गया, और रेंज में पूरा वाई कवर हो गया, इधर ये Real माइनस numbers, इन्फिनिटी, all. हाँ ऑल रियल, यस, बहुत बढ़िया, Minus बस infinity to plus ठीक है, infinity. ठीक है जी, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे बच्चे, काफी समझदार बच्चे लग रहे हैं, ठीक है, ओके। तो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब केस 2 पे आ जाओ। केस 2 में क्या है, फिर से दोबारा से repeat करो। अगर मान लो कि हमारा बेस जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाता है तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, अभी इसमें फंक्शन ऐसे डिफाइन कर देते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर, अब इस बार तुमको बेस 1 से ग्रेटर रखा तो log 2x आ जाएगा, log 3x आ जाएगा, log 4x आ जाएगा,
और तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो लॉग बेस ई एक्स, ये भी लिखते हो। और इसी को तुम लोग क्या बोलते हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एलएक्स। log फिजिक्स में तुमने natural खूब, हाँ फिजिक्स में तुमने खूब यूज किया होगा। केमिस्ट्री में अगर रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ लिया होगा, और या फिर रेट कांस्टेंट वगैरह कुछ पढ़ा हो, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, तो वहाँ पे एलएन वगैरह yes खूब। sir Yes, sir. तो यही वाला एलएन है, यस। तो उस एलएन का मतलब है कि लॉग का बेस ई होना चाहिए। तो अब कुछ बच्चों को क्या लगता है कि ln x जो होता है वही लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, बट ऐसा नहीं है। आपने देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन में ये भी केस होता है, ये भी केस होता है, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये सारे के सारे केस भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये सब का सब लॉगरिथमिक फंक्शन। उसका एक स्पेशल टाइप हो गया कि जिस लॉग का बेस अगर ई के बराबर हो गया तो उसको हम ln x बोलते हैं, उसका एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, चलो अब इसे ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। ग्राफ याद रखो अच्छे से, y हो गया, x हो गया, और इस बार ऐसा करो दिखाई दो। ठीक है, हाँ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, और साथ में तुमको दिख गया होगा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग। यस, increasing हाँ बहुत बढ़िया। तो ये फंक्शन हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स द इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा बाकी लॉग तो है ही, तो डोमेन रेंज तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डोमेन वही रहेगा। यस सर। हाँ, डोमेन मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। यस पॉजिटिव रियल नंबर जो इंफिनिटी, और रेंज हो जाएगा ऑल रेंज। ठीक है, रियल नंबर्स ऑल। ठीक है। अब दोनों बातें याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। अब लॉगरिथमिक जो हमारे पास फंक्शन है उसमें अब हम डोमेन वगैरह सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड डोमेन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा ऐसा, इसका डोमेन बताना है मेरे को, लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। हाँ जी बताओ, इसका डोमेन क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, किसी बच्चे का आंसर आएगा? sir x greater than 3 नहीं, ग्रेटर देन 3 क्यों? ठीक है, बताओ डोमेन का मतलब क्या होता है। देखो भाई, डोमेन के लिए क्या सिखाया, तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ये तो ग्राफ से देखना सिखाया, और मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होता है, मतलब ग्राफिकली तो हम जानते ही हैं कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है कि एक्स का वो सारा वैल्यू, मतलब वाई बराबर एफ ऑफ एक्स में एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए हमारा पूरा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो अब तुम देखो लॉग को डिफाइन करते टाइम मैंने क्या बताया था, कंडीशन याद करो, पीछे पीछे जाओ। ये 3 कंडीशन इंपोज करना है तुमको बस, ये वाला, ये वाला, और r-2। ओके चलो जी देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे ए पार्ट, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या बेस जो है वो 1/2 से ग्रेट, सॉरी 1/2 जो है वो 0 से ग्रेटर है क्या, तो आंसर मेरा यस। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या बेस 1 के बराबर है क्या, तो ये भी नहीं है, ये भी सही है। तो 2 कंडीशन तो अपने आप मैच कर गया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन मुझे सॉल्व करने की आइडियली जरूरत ही नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है, बहुत ही आसान है यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फिर 0 के बराबर भी नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखना है। सॉल्व कर डालो इसको बस, क्या हो जाएगा, x-2 x+2 ग्रेटर देन 0। और आई होप ये सही बच्चों को पता होगा क्या होना चाहिए आंसर भाई। यस सर। यूनियन टू सिंपल। बस हो गया। हाँ, यहाँ पर हमारा
-2 और 2, तो इसको कोई बच्चा मेरे से पूछे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस, ऐसे भी लिखने में कोई बुराई नहीं। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes. ध्यान से देखो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हो गया, आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, सेकंड क्वेश्चन। अरे चलो, फाइंड of function f of x equal to log half 4 minus x square। ओके चलो सॉल्व करते हैं फटाफट सारे लोग, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सॉल्व। हाँ जी देखो, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा आप लोगों को, तो मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब होता है कि हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, देखो ध्यान से। तो पहले हमने क्या किया, लॉग को डिफाइन किया। ठीक है, तो पहले लॉग को डिफाइन करो। लॉग ये दिया हुआ है 1/2, साथ में दिया हुआ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन बताया था, बाकी अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं ये चीज। ये 1 के बराबर नहीं है, दूसरा ये 0 से ग्रेटर है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो ही चुका है, तीसरा कंडीशन बस सेटिस्फाई करना है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -2 से 2। सही, Yes, sir. ठीक है। अभी ये जो हमारा जो आया, ये जो सॉल्यूशन आया, इसकी वजह से लॉग डिफाइन हुआ। बट लॉग खुद किसके अंदर है, वो है स्क्वायर रूट के अंडर में। तो स्क्वायर रूट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड। अगर स्क्वायर रूट को डिफाइन होना है तो उसका मतलब कि स्क्वायर रूट के अंडर का क्वांटिटी, जैसे मान लो स्क्वायर रूट के अंडर में a लिखता है, तो ये तभी डिफाइन होगा अगर a मेरा कैसा हो, नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, लॉग 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा, ये करना है। ठीक है, ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा, इम्पोज करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि लॉग, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे लॉग करता क्या है, थोड़ा सा इस पे आता है। देखो लॉग का काम क्या है, देखो जैसे मान लिया कि 2 की पावर 3 है, तो मुझे आंसर कितना देगा, 8 देगा। ठीक है, तो लॉग क्या करता है, लॉग, अब मैंने ऐसे लिखा लॉग 8 विथ बेस 2। तो लॉग क्या होता है कि एक आंसर देता है, नंबर देता है, नंबर, एक नंबर देगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तुम ऐसे सोचो कि मैं 2 के पावर में क्या रखूं, तो 2 के पावर में क्या रखूं कि मेरा आंसर जो है वो 8 के बराबर है। तो ऑफ कोर्स ये जो क्या 3 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि log 2 8, इसका आंसर क्या होगा, 3। यस, यही काम लॉग करता है। जैसे मान लो अगर किसी मेरे से पूछा कि log 2, यहाँ पे 64 मैंने पूछा कितना होगा आंसर, तो तुम
तो कुछ नहीं सोचना, तुम बस ये सोचो कि यहाँ पर मैं क्या नंबर लिखूं जिसको मैं इस बेस के पावर में चढ़ा दूं तो ये नंबर आ जाए, आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाए। तो कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 2 की पावर 6। यस, तो 6 हो गया आंसर। ठीक है, अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा कि log 3 और 80 हो तो कितना होना चाहिए आंसर? ऑफ कोर्स 4 हो जाएगा। यस सर। बस यही काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जब इनइक्विटी जब सॉल्व करोगे, एक बच्चे ने क्या किया, उसको ये पता था ये चीज, तो उसने क्या किया, यहाँ से लॉग हटाया। ठीक है, चलो मैं करके दिखाऊं। मतलब बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं दिखाओ। तो उसने क्या किया कि आर्ग्यूमेंट जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको ग्रेटर देन, ये यहाँ पे आ जाता है, जो नंबर होता है उसके पावर में चला जाता है, बेस के पावर। ठीक है, बस हो गया। ओके, तो उसे सॉल्व किया, फिर इसके बाद इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 की पावर 0, तो कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ सारे टर्म को उधर लेके चले जाओ। सारे टर्म को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव बन गया, और 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा लेस देन 0। तो हमारा जो यहाँ से आंसर आया वो हो जाएगा -3 से +3। ठीक है, यहाँ तक वो बच्चा का आंसर करेगा। बट इसमें ये और ये गलती खूब करते हैं बच्चे, खूब ज्यादा। तो जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है उसमें बच्चे खूब गलती करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज का ध्यान ही नहीं रखा। क्या ध्यान नहीं रखा वो? ये अब तुम बोलोगे इसमें क्या गलत है? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं क्या कोई गलत है इसमें, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल ठीक किया आप, वैसे करते हैं, क्योंकि उसको ये पता है ये चीज कि जैसे log 264 बराबर 6 है, तो 64 बराबर 2 की पावर 6 होता है। तो इनइक्विटी में भी यही काम करेंगे हम, यहाँ भी 1/2 की पावर 0 लेके चलेंगे, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बट उसने एक बात का ध्यान नहीं रखा। क्या ध्यान नहीं रखा? कि कि log का बेस अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो हमारा फंक्शन जो होता है वो कैसा फंक्शन है भाई? डिक्रीजिंग। यस, और डिक्रीजिंग होने की वजह से क्या होता है भाई, ये तुम देख चुके हो यहाँ पे। डिक्रीजिंग होने की वजह से क्या होता है, ये क्या होता है भाई, इनइक्विलिटी का साइन क्या होता है? हाँ, फ्लिप होता है। यस, तो अगर किसी बच्चे ने इस बात का ध्यान नहीं रखा, आंख बंद करके सॉल्व करता चला गया, तो ये पूरा आंसर गलत होगा। और एक ऑप्शन तुमको ये भी गिवन होगा और तुम वही टिक करके आओगे और तुम सोचोगे अरे मैं तो +4 मिलना चाहिए, जबकि तुम्हारा क्या हो रहा है -1 होना होगा। तो यहाँ पर ये जो हमने सॉल्यूशन जो निकाला है बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये साइन जो होगा वो पलट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो साइन जब पलटेगा, हाँ, तो ये यहाँ पे हो गया 1। सही? ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, अब क्या करो, अब इसको सॉल्व कर दो, अब बिल्कुल सही आएगा आंसर। तो अब यहाँ से इसको जब ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और 4 उधर जाएगा तो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3। तो एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन आया वो होगा तुम्हारा -∞ से लेकर के -3 और यूनियन, तो √3 से ∞। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को ये वाला इनइक्विटी सॉल्व करने आता है, ठीक है? क्या यही हमारा आंसर है क्या? अब तुम बताओ कि क्या मेरा सही आंसर है क्या? आंसर आ गया क्या? कितने बच्चे एग्री करते हैं? कितने बच्चे ये समझते हैं कि हमारा आंसर आ गया है, और कितने बच्चे सोचते हैं कि अभी आंसर नहीं आया, अभी कुछ और भी करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। हाँ, मतलब मैं पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, क्वेश्चन मेरा ये था कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो मेरा
आंसर ये आया लास्ट में सॉल्व करके, मतलब एक तो मैंने ये सॉल्व किया और एक मैंने ये सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मैं ये क्वेश्चन पूछूं, क्या मेरा आंसर ये होगा, क्या मेरा आंसर ये होगा, या फिर ये होगा? दोनों में से करेक्ट कौन सा, या दोनों में से दोनों में करेक्ट नहीं है? ठीक है भाई, तो देखो यही सब थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन था और तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। देखो फंक्शन का डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन है, तो x की इस वैल्यू के लिए हमारा लॉग डिफाइन है और x की इस वैल्यू के लिए हमारा स्क्वायर रूट डिफाइन हुआ। लेकिन पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट भी डिफाइंड होना चाहिए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब तुम खुद से अपने दिमाग पे जोर डालो, तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन है या कंडीशन है? मतलब क्या बोलोगे कि तुम ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि या तो स्क्वायर रूट डिफाइन हो गए उसका हम खुश हो गए, कंडीशन है। हाँ कंडीशन, कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि स्क्वायर रूट भी डिफाइन होना चाहिए एंड लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, तो जाकर के पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। करेक्ट है? Yes, तो sir. यानी कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन का मतलब है कि ये वाला सेट, आप ध्यान से देखो, और ये वाला सेट, ये वाला सेट, इन दोनों के बीच में एंड आएगा, एंड। और एंड का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? यस, बहुत बढ़िया। यानी कि फाइनल आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सेट का और इस सेट का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो जाकर के मेरा आंसर आएगा, अदरवाइज मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, चलो भाई, तो मैं तुमको आगे नेक्स्ट स्लाइड में इंटरसेक्शन लेके दिखाता हूँ। चलो ये रहा नंबर लाइन, आपको याद होगा, मुझे याद है, सबसे छोटा नंबर होगा -2, फिर आएगा -√3 एंड देन उसके बाद √3 एंड देन 2। ठीक है, अब एक सेट था तुम्हारा, वो है -2 से लेकर के 2 तक। चलो भाई बना दिया, और दोनों में ओपन ब्रैकेट था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉलो सर्कल बनाया। ठीक है जी, ओके। जो दूसरा सेट था हमारा वो ये था, दूसरा सेट था -∞ से -3 तक, और यहाँ पे क्लोज था, और उसी का दूसरा ब्रांच था √3 से ∞ तक। ठीक है, अब ब्लू वाला बन गया, ग्रीन वाला बन गया, दोनों सेट रिप्रेजेंट हो गया है। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि दोनों सेट में कितना पार्ट कॉमन आया भाई? ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन, तो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी -2 से लेकर के -√3, और बीच में क्या लगाओगे? यूनियन। ले तो रहे हम इंटरसेक्शन, लेकिन आंसर लिखते टाइम यूनियन लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा यहाँ से वैल्यू पिक करेगा तो भी ये दोनों में पार्ट में, मतलब दोनों सेट में कॉमन आ गया, और यहाँ से वैल्यू पिक करा तो भी दोनों सेट में कॉमन आ गया, तो उस बच्चे के पास ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन है तो इसलिए यहाँ पे यूनियन लगा दिया, और ये हो गया √3 से करके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों को समझ आया? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इस वाले क्वेश्चन में? अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। ओके ठीक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो एक्चुअल में क्या था, फिर से स्टार्टिंग से देखो। मेरे पास ये फंक्शन था, मुझे इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है कि x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि लॉग वाला फंक्शन है, यहाँ पे ये लॉग वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉग को डिफाइन कर दिया। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए मेरे पास 3 कंडीशन होता है, जो मैं पीछे पढ़ा के आ चुका हूँ। ये 3 कंडीशन कि लॉग का बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि जो लॉग का आर्गुमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमारे पास तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये तीनों कंडीशन लगाया। तो पहला कंडीशन मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, बट समझाने के पर्पज से मैं लगा दिया।
1/2 जो होता है वो 1 के बराबर नहीं होता है, ये बात हम जानते हैं, तो बिल्कुल ट्रू बात है, तो यहाँ कुछ Yes, sir. करने की जरूरत है। ठीक है, फिर दूसरा 1/2 जो होता है वो 0 से ग्रेटर भी होता है, तो वो भी ट्रू है, वो भी सही बैठ गया, फिट बैठ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, तीसरा कंडीशन कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे ये आ गया एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स का इंटरवल आ गया, सेट आ गया। -2 से 2 के बीच में रखने पर मेरा ये वाला जो लॉग है मेरा डिफाइंड रहेगा, बट फंक्शन अभी डिफाइन नहीं हुआ है, कि फंक्शन में अकेला लॉग थोड़े ना है, फंक्शन में तो रूट भी डिफाइन होना चाहिए ना। अब रूट डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंडर का जो क्वांटिटी होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन इम्पोज कर दिया, स्क्वायर रूट का जो अंडर का जो क्वांटिटी है उसको मैंने नॉन नेगेटिव बना दिया, नॉन नेगेटिव बना दिया। नॉन नेगेटिव होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हुआ log 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब लॉग में क्या होता है कि लॉग में सॉल्व करने का तरीका ऐसे होता है, समान लो कहीं पर तुमसे कोई पूछे कि सपोज करो कि ऐसा तुमको देखिए log 2x बराबर 4, तो मैंने बोला कि x का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं x बराबर इस 2 को यहाँ पे लेकर के आ जाओ, तो वो 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, हमने यहाँ पर भी 1/2 को यहाँ पे लेकर के आ गए, तो 1/2 की पावर 0 बन गया। अब किसी बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, अब ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत क्या है कि उस बच्चे ने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा, किस बात का, कि यहाँ पर लॉग का बेस जो है वो 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर किसी लॉग फंक्शन का बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ये ग्राफ देखो यहाँ, अगर मेरा बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो वहां पे बहुत अलर्ट होकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है कि अगर मान लो x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर हो जाएगा, साइन इनइक्वालिटी का साइन अपने आप ही फ्लिप हो जाता है। या फिर ऐसे उल्टा बोल दो, अगर मान लो f ऑफ अल्फा लेस देन f ऑफ बीटा होता है तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी वही बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, हाँ, यहाँ पर भी जब मैं यहाँ से 1/2 को यहाँ पे लेकर के आऊंगा तो मुझे इस इनइक्वालिटी के साइन को क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, और फ्लिप करेंगे तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 लेस देन और इक्वल्स टू, और 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन आया वो किसके लिए आया, वो स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया उसने। बट लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मुझे पूरे फंक्शन को डिफाइन करना, मतलब पूरे फंक्शन का डोमेन निकालना। तो पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट भी डिफाइन होना चाहिए एंड लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। तो लॉग डिफाइन था इस कंडीशन के लिए, और स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। समझ में आ रहा है क्या, स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। तो दोनों कंडीशन जो है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि इस वाले कंडीशन, मतलब इस वाले आंसर में और इस वाले आंसर के बीच क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होता तो हम यहाँ पे और लगाते, बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि लॉग भी डिफाइन होना चाहिए एंड रूट भी डिफाइन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंड लगाया, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लगाया, इंटरसेक्शन लगाने की वजह से मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो मैंने लेके दिखाया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये जो फाइनल जो आंसर आया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, यस सर, आ गया और, सर समझ में। और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ये बता दो। आगे समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत लॉग का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन जो आप लोगों को ट्राई करना है घर पे, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे इस चीज। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, हाँ, आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन, फाइंड डोमेन, लॉग
ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन पहला। दूसरा log x c x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। log x हाँ ठीक है चलो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, Yes, Yes, sir. sir. आई होप आपको समझ में आया होगा आज के लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, टाइम भी हो गया आप लोगों को, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. County is now disconnected.